हेलो बच्चों, आई होप आपकी री नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपना री नीट का नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं। चल स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल एंड प्रोपेनोइक एसिड आर। अब बेटा ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि वो ऑप्शन में पूछ रहा है ये कौन से आइसोमर है। अब आपको पता है जो आइसोमर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। चलो पहले इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेटा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, और बेटा दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है हमें प्रोपेनोइक एसिड। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आइसोमर है। अब बेटा टोटोमर तो है नहीं, टोटोमर में क्या होता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चेंज होती है। पोजीशन आइसोमर भी नहीं है बेटा, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, कार्बन एटम चेंज सेम होती है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। बेटा ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल तो डबल बॉन्ड और रिंग वाले कंपाउंड शो करते हैं। बेटा इन दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो बेटा ये कौन से आइसोमर हुए, फंक्शनल आइसोमर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए कौन से आइसोमर हुए ये, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, चल आगे चलते हैं। बेटा वो कह रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें अगर आप ऑक्सीजन पे लोन पेयर बनाओगे, ऑक्सीजन पे अगर आप लोन पेयर बनाओगे तो इसका तो ऑक्टेट पूरा है और इस पे लोन पेयर है, ये तो लुईस बेस होगा। बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के 4 ही बॉन्ड है, ऑक्टेट पूरा है, कांट एक्ट एज लुईस एसिड। बेटा अगेन नाइट्रोजन जो है अगर आप उस पर लोन पेयर बनाते हो, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है, कांट एक्ट एज लुईस एसिड। तो बेटा हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है, थर्ड ऑप्शन। देखो बोरोन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना, चल आगे चलते हैं। बेटा लिखा है एनालाइज द फॉलोइंग लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो उसने ना हमें एससीएन थायोसाइनेट आयन के हमें उसने ये 3 स्ट्रक्चर दिए हैं बेटा, और वो कह रहा है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है हमें। क्या बताना है बेटा, इनका हमें उसने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। देखो तो ऑप्शन नंबर देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहली बात, जब भी आपको स्ट्रक्चर दिए हो सबसे पहले आप चेक करो कि किसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है। अगर जहां कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो स्टेबल ज़्यादा होगा। अगर कोवलेंट बॉन्ड सेम है फिर आप चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, और अगर ऑक्टेट भी कंप्लीट है फिर आप चेक करो कहाँ पे फॉर्मल चार्ज कम है। और अगर फॉर्मल चार्ज देखना हो तो नेगेटिव, जो अगर आपका पास फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव चार्ज है आपके पास तो वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो इन सब में बेटा ऑक्टेट तो कंप्लीट होंगे, और सब में बेटा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी सेम है, ऑक्टेट पूरे हैं और कोवलेंट बॉन्ड सेम है। तो मैंने आपको क्या बोला, कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहले नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखें, फिर बेटा ऑक्टेट देखें, अगर ऑक्टेट पे बात ना बने फिर फॉर्मल चार्ज देखें, कहाँ फॉर्मल चार्ज नहीं है। अगर सब में फॉर्मल चार्ज हो फिर आपको क्या देखना है, कहाँ पे बेटा फॉर्मल चार्ज कम है, या कहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है। तो बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करो तो फर्स्ट में भी -1 फॉर्मल चार्ज है और सेकंड में भी -1, तो फर्स्ट और सेकंड में फॉर्मल चार्ज कम है बेटा। बेटा थर्ड ऑप्शन में फॉर्मल चार्ज ज्यादा है, अगर आप ध्यान से देखो थर्ड ऑप्शन में फॉर्मल चार्ज ज्यादा है, तो थर्ड मोस्ट अनस्टेबल होगा। तो आंसर तो बेटा हमारा फर्स्ट और सेकंड में ही बनेगा। चलो फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं।
बेटा फर्स्ट में नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और सेकंड में सल्फर पे नेगेटिव है। तो बेटा नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव मोर स्टेबल होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज वहाँ नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना बेटा? सेकंड ऑप्शन। ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं। लो बेटा वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अब आप बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? बहुत कॉमन बड़ा फेमस क्वेश्चन है पीएमटी का। डिस्प्रपोर्शनेशन होता है जहां पे कोई भी एटम या सेंट्रल एटम अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाए भी और कम भी करे, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए, पर वो होना सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी ले और कम भी कर ले। अब बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना भी है और कम भी करना है, तो मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन ना तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होगी ना मिनिमम में होगी। तो अगर आप बेटा सी और डी पार्ट देखो, बेटा फास्फोरस जो है वो +5 है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे वो भी +5 आएगा। बेटा फास्फोरस भी +5 है और नाइट्रोजन भी +5 है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही ग्रुप 15 के हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, दे कांट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ पे सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में। अब बेटा Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है। बेटा Cl2 जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करता है? -1। पॉजिटिव क्या शो करता है? +1 +3 +5, ये सब शो कर सकता है। तो क्लोरीन कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन। ऐसी बेटा SO2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। इसका मैक्सिमम कितना होता है? +6। मिनिमम कितना होता है? -2। तो बेटा SO2 अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो मतलब बेटा ये क्या शो कर सकता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो बेटा हमारा ए भी शो करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन और बी भी। तो करेक्ट हो गया बेटा सेकंड ऑप्शन, ए एंड बी दोनों क्या शो करेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। बेटा उसने लिखा है हमें एक असर्शन दिया और रीजन दिया और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। बेटा लिखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इन द स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। आप बताओ ठीक हो गया गलत हो गया? बेटा हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे, चांसेस ऑफ रिएक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, चांसेस ऑफ देयर कोलिजन, चांसेस ऑफ देयर इंटरेक्टिंग कम होते जाएंगे। तो असर्शन यही कह रहा है बेटा अगर किसी बैलेंस रिएक्शन में 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं तो बड़ा रेयर चांस है कि वो एक साथ टकराएंगे, बेटा बड़ा रेयर चांस है। तो वो बेटा वो रिएक्शन देखो वो मोर देन 1 स्टेप में होगी। और कह रहा है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय बेटा विच स्टेप? स्लोएस्ट स्टेप। आई होप ये भी ठीक हो गया बेटा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी रेट कैसे निकालते हैं बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो गए, बट बेटा रीजन जो है वो असर्शन से रिलेट तो नहीं हो पा रहा। तो आप देखो क्या आंसर बनेगा बेटा? असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हो गए, बट जो रीजन है बेटा वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बेटा। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? फोर्थ ऑप्शन। चल आगे चलते हैं। लो बेटा उसने हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है। अब देखो ये पीएमटी में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे कि ये डाला ये बना, ये डाला ये बना, ये डाला ये बना। उसके लिए आपको रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो तो आप बताओ KCN डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा सब्स्टिट्यूशन होगी, Br की जगह कौन आएगा? Cn। ठीक है। फिर बेटा हमने हाइड्रोलिसिस की, जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। फिर बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वैसे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन मुश्किल होती है पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस कर सकता है, तो ये COOH को CH2OH में रिड्यूस कर देगा बेटा। तो बेटा इथेनॉल बना, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल। आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा। चलो आगे चलते हैं।
लो बेटा, उसने कहा है मैं हमें एक मैच दिया हुआ है, हमें इसको करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है। बेटा BF4 नेगेटिव, बेटा बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी शेप क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। बेटा वन विल मैच विद दी। देखो अगर आप ध्यान से करो तो आगे बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से बन रहा है आंसर। बट चलो एक बार पूरा कर लेते हैं हम। बेटा AlCl3 में एल्युमिनियम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बेटा, सेकेंड विल मैच विद सी। बेटा थर्ड SNO में टिन +2 है बेटा, तो टिन अपना ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 कर सकता है, ग्रुप 14 का है, +2 से +4 कर सकता है। तो आप मुझे बताओ, हाँ कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 कर सकता है, थर्ड विल मैच विद डी। बेटा PbO2, देखो दो बातें, एक तो लेड बेटा +4 स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, ऐसे कंपाउंड कैसे एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, और दूसरा लेड +4 है बेटा, अगर लेड +4 स्टेट में है और बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है बेटा, बिकॉज लेड की +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये चाहेगा +4 से +2 में आना, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। फोर्थ ए और बी दोनों से मैच हो गया, एक ही आंसर बनता है। तो मैच दी कॉलम में कई बार क्या होता है, कोई ऑप्शन आपको आता है और आपने देखा वो करेक्ट मैच किया, तो उससे आंसर बन जाता है, वहां अपना टाइम बचा सकते हो आप पेपर का। चलो बेटा आगे कह रहा है वो आपको, हमें कुछ आयंस दिए हैं बेटा, हमें उनका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें देखना है कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो बेटा स्कैंडियम +3 में तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे चले गए 3D वाले 4s वाले। बेटा वेनेडियम +2, वेनेडियम क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, 3D3 4s2, तो बेटा दो चले गए, इसके पास 3 अनपेयर्ड रह गए। बेटा टाइटेनियम क्या होता है, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम होगा बेटा 3D2 4s2, तो +2 में 2 अनपेयर्ड हैं और +3 में 1 अनपेयर्ड है बेटा। तो बेटा स्कैंडियम +3 में सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा, और वेनेडियम +2 में सबसे ज़्यादा है, तो बेटा इसका सबसे ज़्यादा होगा। बेटा एक ही आंसर बनता है, कौन सा ऑप्शन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। चलो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताओ, कैसे निकालते हो मैग्नेटिक मोमेंट, √n × n+2, कैसे निकालते हो, √n × n+2, यूनिट्स क्या होती हैं, बोहर मैग्नेटॉन। चलो आगे चलते हैं। चल बेटा देखो उसने क्या किया है, हमें एनिलीन की एसिटाइलेशन दी है, तो बेटा यहाँ से HCl चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एसिड एनिलाइड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, एनिलीन की हमने एसिटाइलेशन कर दी, एसिड एनिलाइड में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा नाइट्रोजन पे देखो +R है, +R, तो आपको पता है अगर बेंजीन पे +R वाला ग्रुप लगाओ तो ब्रोमिनेशन कहाँ होगी, ऑर्थो एंड पैरा पर अब बेटा अगर आपको एक ही ऑप्शन बनाना है तो मेजर बनाओगे ना, तो मेजर तो पैरा पे होगा। तो बेटा जो बी हो गया हमारा बी पार्ट, जो हमारा बी पार्ट हो गया बेटा, बी पार्ट वो मेजर प्रोडक्ट पैरा पे लग गया बेटा, ब्रोमीन आके। और बेटा लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस क्यों करते हैं, ताकि CH3CO एसिटाइल ग्रुप चला जाए और नाइट्रोजन पे बेटा H पॉजिटिव आके लग जाए, मतलब एनिलीन वापिस आ जाए। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो बेटा एक ही आंसर बनता है, कौन सा बेटा, सेकेंड ऑप्शन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। बेटा एनिलीन की एसिटाइलेशन हमने इसलिए की थी ताकि हम इसका +R वीक कर दें, क्योंकि अगर हम एनिलीन की डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं तो ट्राई ब्रोमिनेशन होती है, तो मोनो ब्रोमिनेशन करने के लिए हमें NH2 का +R वीक करना पड़ता है, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है,
और इसके लिए हम एसिटाइलेशन करते हैं। ठीक होगा, बना लोगे आंसर? चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, एक्सपेरिमेंट रिडॉक्स का लगा लो, आप एक्सपेरिमेंट का लगा लो, रिडॉक्स से लगा लो, एक्सपेरिमेंट से लगा लो, कई जगह हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मोहर सॉल्ट को क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेटा जब भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will be equal to number of gram equivalent of reducing agent। बेटा KMnO4 मोहर सॉल्ट को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है, ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 का N फैक्टर कितना होता है बेटा? 5 होता है। बेटा मोहर सॉल्ट का N फैक्टर कितना होता है? मोहर सॉल्ट का N फैक्टर, मोहर सॉल्ट का N फैक्टर होता है 1। फेरस किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक में। पर पेपर में नहीं, पेपर में तो आपको याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन एक ही लाइन का है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर। ऐसे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4, मोलैरिटी है 0.5, N फैक्टर है 5। अच्छा, अगर हमें मोलैरिटी दी हो, फिर हम N फैक्टर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अगर हमें मोलैरिटी दी हो तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या रिलेशन लगाएंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम लीटर में होती है। और बेटा अगर नॉर्मेलिटी की जगह क्वेश्चन में मोलैरिटी दी हो तो मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। चल, तो बेटा KMnO4 की मोलैरिटी कितनी दी है हमें? 0.5, N फैक्टर 5। बेटा वॉल्यूम निकालनी है। मोहर सॉल्ट के मोल कितने दिए? 2.5, N फैक्टर कितना होता है? 1। तो बेटा 2.5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी लीटर में, 1 लीटर। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ, जब भी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर रहे हो, आप दोनों के क्या इक्वेट कर दोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। चल बेटा वो कह रहा है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। बेटा पहली ऑप्शन है 1 AMU इज सेम एज 1 Na, गलत हो गया। बेटा 1 AMU क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ Na होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज क्या होता है बेटा? C6H12O6। और एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। बेटा अगर आप इन दोनों में कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की रेशो निकालोगे तो 1 कितनी आएगी बेटा? 1:2। अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकालो 1:2:1। तो बेटा इंपेरिकल फार्मूला सेम है दोनों का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशो सेम है। बेटा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। 128 ग्राम HI में बेटा HI का वेट डिवाइड बाय HI का मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा पहले मैंने HI के मोल निकालिए, ये 1 मोल HI हो गया। बेटा 1 मोल HI में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, पर हमें मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं। अब आप बताओ एक HI में कितने एटम है? बेटा 2 एटम है, तो इंटू 2 हो गए बेटा। तो हमारे पास कितने एटम हो गए बेटा? 2 मोल एटम्स हो गए, या 2 इंटू Na एटम हो गए, या 2 मोल एटम। तो बेटा अगर आपको एवोगैड्रो नंबर की टर्म में पूछा होता तो आंसर 2Na हो जाता। ग्राम एटम मतलब मोल की टर्म में पूछा तो आंसर 2 मोल हो गया बेटा। तो HI के मोल 2 हो गए बेटा। बेटा डी पार्ट, 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। बेटा आपको पता है कोई भी गैस होती है, 1 मोल गैस की वॉल्यूम
22.4 लीटर होती है बेटा, कहाँ पे, एसटीपी पे। तो डी भी करेक्ट हो गया बेटा। हमें पूछा था इनकरेक्ट, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, ए ओनली। चल आगे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस फॉर्मेल्डेहाइड। अभी थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैटालिस्ट डिसाइड करेगा। चलो बेटा, अगर हम मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें और कैटालिस्ट मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लें तो बेटा मिथेनॉल बनता है, फॉर्मेल्डेहाइड। अच्छा, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें, मैग्नीज एसीटेट लें, कैटालिस्ट तो एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है ये बेटा। KMnO4 उन्हीं एल्केन को ऑक्सीडाइज करता है जिनमें टर्शरी हाइड्रोजन होता है। तो टर्शरी हाइड्रोजन जो है वो टर्शरी अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और बेटा मिथेनॉल की अगर हम कंबशन करें कॉपर के साथ, कॉपर कैटालिस्ट हो, कौन सा कैटालिस्ट हो, कॉपर, तो बेटा मिथेनॉल बनेगा CH3OH। तो अब आप मुझे बता दो, हमें फॉर्मेल्डेहाइड बताना था तो पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। बट ये चारों आपको आने चाहिए वहाँ पेपर में, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन टिक किया है बस बेटा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपका टाइम बचाते हैं पेपर में। चल आगे लिखा है बेटा, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, देखो वैसे तो बेटा एनिलीन जो होता है प्लस आर होता है एनिलीन का, ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तो ऑर्थो पे डायरेक्टिंग होता है। पर बेटा जब हम एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में तो एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में। बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। देखो उसने रीजन भी दिया है स्टेटमेंट 2 में, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज बेटा एनिलीनियम आयन। तो दोनों करेक्ट हो गए बेटा। तो चलो एक बार तीनों प्रोडक्ट बताओ, एनिलीन की नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है, मेटा भी बनता है। ऑर्थो कितने परसेंट बनता है, 2%, पैरा कितना 51% और मेटा 47% बनता है बेटा, 47। क्यों, बिकॉज एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में। अगर असर्शन रीजन में क्वेश्चन होता तो आंसर 1 बनाते बेटा। चलो आगे चलते हैं बेटा। लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 2 केल्विन। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हो बेटा, डेल्टा टीबी I इंटू के बी इंटू स्मॉल एम, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी बेटा, I के बी इंटू स्मॉल एम। बेटा एलिवेशन दिया है, NaCl का वॉट ऑफ फैक्टर 2 हो गया, के बी निकालना है बेटा, स्मॉल एम, और बेटा स्मॉल एम हमें कितना दिया हुआ है, एलिवेशन 1 मोलर बेटा, स्मॉल एम हमें दिया हुआ है 1 मोलर। लो बेटा तो यहां से के बी कितना आ गया 1। फिर बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, ये भी क्या होता है, I इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा डेल्टा TF, हमें बेटा डेल्टा TF निकालना है, ये 2 केल्विन दिया हुआ है बेटा डेल्टा TF। बेटा अगेन NaCl है, I की वैल्यू बेटा कितनी होगी, I की वैल्यू बेटा 2 हो गई, के एफ निकालना है बेटा, और स्मॉल एम बता दो जरा, स्मॉल एम 2 मोलर हो गया बेटा स्मॉल एम। तो बेटा यहां से जब आप के एफ निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 1, के एफ कितना आएगा बेटा 1/2। तो बेटा ऑप्शन में हमें के बी और के एफ की रेशियो निकालनी है, तो के बी हो गया 1, के एफ हो गया 1/2, बेटा ये 2:1 आ गया, मतलब के बी अपॉन के एफ 2:1। बना पाओगे बेटा आंसर, डायरेक्ट ही हो गया। बस सुनने वाली बात क्या है बेटा, आई मत भूलना, हमेशा रिलेशन ऐसे लिखना, आई के बी इंटू स्मॉल एम, आई के एफ इंटू स्मॉल एम। जो लोग रिलेशन को में आई बाद में लगाते हैं, बहुत बार देखा है मैंने, वो आंसर गलत बना आते हैं बेटा। चल आगे चलते हैं बेटा। देखो ये बेंजल्डेहाइड है,
और एरो पर बेस लिखा है। अब आपको पता है बेंजल्डेहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होते, तो बेसिक मीडियम में कैनिज़ारो रिएक्शन होगी बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल होती है। अब उसने हमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट तो दिया है, हमें रिडक्शन वाला पार्ट बताना है। अब आप प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। कैनिज़ारो में जब रिडक्शन होगी तो कार्बन पे भी H लगेगा, O पे भी H लगेगा। जो कार्बन पे H लगेगा आके वो दूसरे वाले के एल्डेहाइड से आएगा इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। याद करो स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। और बेटा जो O पे H लगेगा आके वो बेस से आएगा। बेस बेटा OD नेगेटिव है, तो O पे जो H लगेगा आके बेटा वो D पॉजिटिव की फॉर्म में होगा। तो कार्बन पे जो H लगेगा वो दूसरे वाले के एल्डेहाइड से आएगा, O पे जो H लगेगा वो बेस से आएगा बेटा। तो हमें आंसर ढूंढना है जहाँ कार्बन पे बेटा 2 H हो, CH2OD। बेटा मेरे ख्याल से CH2OD एक ही ऑप्शन में, कैनिज़ारो में। कार्बन पे H दूसरे वाले के एल्डेहाइड से, O पे H बेस से। पेपर में मैकेनिज्म थोड़ी ना लिखोगे, 2 मिनट लग जाएंगे मैकेनिज्म लिखने में, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। चल बेटा हमें ऑक्सीडेशन, हमें कुछ कह रहा है, कुछ अंडरलाइन करके एटम दिए हैं, उनकी क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा पोटाशियम की तो पता है +1 होती है, फिक्स है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, O की -1। और बेटा H2SO4 में सल्फर की +6। तो बेटा +1 -1 +6, बेटा +1 -1 +6, बेटा एक ही ऑप्शन आंसर बनता है, फर्स्ट ऑप्शन बेटा। चल आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये भी प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन होगा। देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम बचा लो, जल्दी मत करो, गलत नहीं करना आंसर ऐसे क्वेश्चन में। बेटा ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन। अब बेंजीन पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, सॉरी, बेंजीन पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बेटा आने वाला ब्रोमीन कहाँ लगेगा आकर, बेटा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिसाइड करेगा। तो आने वाला जो ब्रोमीनियम आयन है इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। अब बेटा और पैरा पे तो ऑलरेडी ग्रुप है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऑर्थो पे लगेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऑर्थो पे बेटा एक ही पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जब भी बेटा बेंजीन पे 2 ग्रुप लगे हो, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक विड्रॉइंग हो, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन डिसाइड करेगा, ERG। दोनों ERG हो, दोनों EWG हो तो स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक होगी बात। चल आगे चलते हैं। बेटा ये वो सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन है। अब लास्ट के देखो, लास्ट के अब हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं, और रोज 2-2 3-3 ग्रुप करके रिवाइज कर लो बेटा। क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं इस वाले पेपर में। पहले भी बड़े क्वेश्चन आए सॉल्ट एनालिसिस से। बेटा वो कह रहा है हमारे पास एक सोल्यूशन है बेटा, उसमें कोई कटायन है भाई, हमने उसमें एक रीजेंट ऐड किया अल्कलाइन, अल्कलाइन मीडियम में, बेटा ब्राइट रेड PPT बने। चलो ऑप्शन देखते हैं। बेटा देखो नेस्लर्स रीजेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेस्लर रीजेंट के बेटा नेस्लर रीजेंट किसका टेस्ट होता है, ये तो टेस्ट ऑफ अमोनिया होता है, और वैसे भी ब्राउन PPT बनते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस के। तो बेटा कटायन है तो निकल और कोबाल्ट में से बेटा आंसर क्या होगा, बेटा निकल आयन होगा। क्योंकि बेटा निकल आयन क्यों होगा, बिकॉज निकल आयन DMG के साथ, बेटा निकल आयन DMG के साथ बेटा ब्राइट रेड कलर के PPT बनाता है, निकल DMG कॉम्प्लेक्स के ब्राइट रेड PPT बेटा। चलो आगे चलते हैं। लो बेटा लास्ट ईयर देखो नीट में एक ऐसा क्वेश्चन था, उसने हमें पूछा है बताओ भाई कहाँ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी। देखो
जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है बेटा, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो उतनी ज़्यादा होगी बेटा। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये देख लेते हैं बेटा, कहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगी, कहाँ पे ज़्यादा। और स्प्लिटिंग कौन डिसाइड करता है? लिगेंड, ज्योमेट्री। अच्छा देखो, पॉइंट नंबर 1 बेटा, साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये तो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम। तो आंसर तो बेटा इन दोनों में से ही है। अच्छा, इन दोनों में से कैसे आंसर बनाए बेटा? देखो, एक तो हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन बेटा NiCl4-2 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल में वैसी स्प्लिटिंग कम होती है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम होगी, एक्साइटेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगी, वेवलेंथ एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा। तो आप क्या याद रखोगे? जितना लिगेंड स्ट्रांग होगा, स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा, कम वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्ब। मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, lesser the wavelength absorbed, lesser the wavelength absorbed। और कौन से वेवलेंथ की बात हो रही है? जो उसने एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में। चल आगे चलते हैं। बेटा हमें देखो, ये कोई कंपाउंड दिया है, MX आयनिक कंपाउंड है बेटा, ये कोई आयनिक कंपाउंड है, हमें उसकी लैटिस एनर्जी दी है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और बेटा क्या निकालना है? X2 की डिसोसिएशन इंथैल्पी निकालनी है। देखो बेटा, बॉर्न हैबर साइकिल कहता है जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा तो डेल्टा HF0 होगा। डेल्टा HF0 किसके बराबर होगा बेटा? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल साइन पॉजिटिव प्लस enthalpy of ionization of metal again sign positive प्लस बेटा X2 तो ऑलरेडी गैस है, पर हमें इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा बेटा। बेटा हमें एक X चाहिए, तो हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ X2 अगेन साइन पॉजिटिव। फिर बेटा X का अनायन बनाना है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ X। बेटा कटायन बनेगा, अनायन बनेगा, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी बेटा? लैटिस एनर्जी, लैटिस इंथैल्पी, साइन नेगेटिव। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है? अगर किसी वैल्यू का साइन आपको नहीं दिया तो साइन लगा के वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो बेटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दी हुई होगी बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेक करो, ये देखो -400 दी हुई है बेटा। सब्लिमेशन इंथैल्पी दी हुई है 100 साइन पॉजिटिव। बेटा आयनाइजेशन भी दी हुई है हमें 500 साइन पॉजिटिव। बेटा हाफ ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ X2, चलो इसको A मान लेता हूं, ये निकालना है हमें, A निकालना है बेटा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ X2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बेटा दी हुई है -300। अब देखो लैटिस इंथैल्पी का उसने साइन नहीं दिया, तो खुद लगाना है आपको। जब कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, साइन नेगेटिव। बेटा कैलकुलेशन बहुत आसान है, 1100 बेटा 600 में ऐड होगा तो कितना रह जाएगा ये? -500 रह जाएगा बेटा। बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है, माइनस इधर ले आओ बेटा, 500 - 400 ये 100 हो जाएगा बेटा। और हमें A निकालना है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ X2, 100 × 2 बेटा कितना आंसर आ जाएगा? 200। बना पाओगे आंसर? चल आगे चलते हैं। बेटा हमें बताना है कौन सी रिएक्शन एनीसोल बनाएगी। अब इससे तो नहीं बनेगा, तो अल्कोहल बनाएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड में ऐड होगा।
देखो चलो सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। बेटा फिनोल में अगर आप NaOH डालोगे तो पहले बनेगा फिनॉक्साइड आयन, फिर बेटा इसमें हमने डाला मिथाइल आयोडाइड, बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, O पर मिथाइल आके लग जाएगा, एनिसोल बन जाएगा, एनिसोल। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा? सेकेंड ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो उसने हमें बोला है कौन डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन हमारी पहले भी बात हुई थी। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है बेटा? जब सेम एटम की ऑक्सीडेशन हो रही हो, सेम एटम की रिडक्शन फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो अगर आप यहाँ पे तो देखो, आप देखोगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। बेटा थर्ड ऑप्शन में अलग अलग एटम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, फोर्थ में भी अलग अलग एटम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। बेटा फर्स्ट ऑप्शन में मैग्नीज ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीज ही रिड्यूस हो रहा है, तो सेम एटम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ। बेटा इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन। चल आगे चलते हैं। बेटा वो कह रहा है हमने एक अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर, जो हमारे सेल पोटेंशियल से ज़्यादा है। मान लो हमारा सेल पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो हमने बाहर से उस पर बैटरी लगाई, और जो बैटरी लगाई उसका जो अपोजिंग ईएमएफ उससे लगाया हमने, वो 2.2 है, 2.3 है, 2.5 है। तो बेटा हमारा सेल काम तो करेगा, बट हमारा सेल रिवर्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। जो एनोड था अब वो कैथोड बन जाएगा, उस पर रिडक्शन। जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा, उस पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। तो मतलब हमारा सेल रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक क्यों बोल रहे हैं अब हम? बिकॉज हम बैटरी लगाकर हम जब बाहर से बैटरी लगा रहे हैं तो सेल रिएक्शन हो रही है, इसलिए हमारा सेल क्या बन जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। एनोड पे पहले क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन, अब उस पर रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कैथोड पे क्या हो रही थी? रिडक्शन, उस पर क्या स्टार्ट हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। तो रिवर्स करवाना था हमें, इसलिए हमें पोटेंशियल लगाना पड़ा बाहर से। आगे बात समझ में? बेटा एनसीईआरटी का पूरा पेज है, इस एक क्वेश्चन के लिए पूरा पेज है बेटा। चलो आगे चलते। बेटा लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अमोनियम नाइट्राइड बेटा डिकम्पोज होना यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक हो गया। हाफ लाइफ बेटा सेकेंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। तो हाफ लाइफ डिक्रीज करेगी जब इनिशियल बेटा विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। आई होप ये बेटा ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, ये तो ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर हो सेकेंड ऑर्डर हो, जो रिएक्टेड है उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्या लिखा है बेटा? एक्सपोनेंशियली विद टाइम। देखो कैसे, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट लेफ्ट कम होते जाएंगे एक्सपोनेंशियली। बेटा लास्ट पूछ रहा है लॉग कंसंट्रेशन और टाइम में जो ग्राफ होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसका स्लोप क्या हो गया? k अपॉन 2.303। बेटा हमें इनकरेक्ट बताना था, गलत हो गया, क्योंकि बेटा जो स्लोप होगा वो माइनस के अपॉन 2.303 होगा, माइनस के नहीं होगा ना बेटा, नेगेटिव होता है ग्राफ, नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। बेटा द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर KCl। देखो अगर हमें सिंपल सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बतानी होती फिर तो ये बड़ा आसान था, KSP होता S², KSP दिया S निकाल लेते। बट बेटा 0.1 मोलर KCl में हमें एक सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है एक दूसरे सॉल्ट की प्रेजेंस में, और उसके पास एक आयन कॉमन है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो
तो बेटा AgCl एक सेपरेबली सोल्यूबल सॉल्ट है। तो चलो मैंने मान लिया इन प्रेजेंस ऑफ KCl इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S मोल्स पर लीटर। तो बेटा ये भी S होगा, ये भी S होगा। तो KSP बेटा दिया हुआ है 10⁻⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl। अब ध्यान से सीखना स्टेप। बेटा Ag पॉजिटिव तो S हो गया, अब Cl नेगेटिव निकालते हैं। बेटा Cl नेगेटिव कितना हो गया 0.1 मोलर के। देखो Cl नेगेटिव एक तो AgCl से आ रहे हैं और एक KCl से आ रहे हैं। तो KCl से कितने आ रहे हैं 0.1 और बेटा AgCl से कितने आ रहे हैं S। ये देखो दो जगह से आ रहे हैं ना। Cl नेगेटिव बेटा यहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं, मैंने इसलिए टोटल पुट कर दी। अब कैलकुलेशन वाला स्टेप सीखो। देखो AgCl सेपरेबली सोल्यूबल सॉल्ट है, इससे जो Cl नेगेटिव आएंगे एक तो वैसे ही कम होंगे वो, ऊपर से ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट और भी कम हो जाएंगे। तो ये जो S है बेटा इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं 0.1 के प्रेजेंस में। तो बेटा हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है बेटा, ये 0.1 उधर चला जाएगा, हमारा आंसर पावर 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो मतलब बेटा मैंने देखो Cl नेगेटिव कैसे पुट किए, AgCl से भी पुट किए, KCl से भी पुट किए, और AgCl से जो आ रहे थे वो और भी कम हो गए तो नेगलेक्ट कर दिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? पेपर में आया हुआ वैसा क्वेश्चन है। चलो बेटा वो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। बेटा A और B दोनों NCERT की लाइन है, सेम ही पैराग्राफ में लिखी है, ध्यान से पढ़ो। ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए 3 ही क्वांटम नंबर चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो 4 चाहिए होते, ऑर्बिटल के लिए 3 ही चाहिए, NLM। बेटा लाइन जब हमने क्या किया, लाइन स्पेक्ट्रा लिया, तो हमारे पास कुछ लाइंस डबलेट की फॉर्म में, ट्रिपलेट की फॉर्म में भी आई। इससे हमें समझ में आया कि 3 क्वांटम नंबर सफिशिएंट नहीं है बेटा, वी नीड 4th क्वांटम नंबर। तो ये भी ट्रू होगी बेटा। अब ध्यान से पढ़ो, 4D हैज 2 एंगुलर नोड्स इन ईच ऑफ इट्स ऑर्बिटल, ईच। बेटा dz², इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी x में भी है, y में भी है, z में भी है। तो नोडल प्लेन एंगुलर नोड होगा ही नहीं बेटा। और बेटा मतलब C गलत हो गया। D बेटा s ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड, बेटा बिल्कुल ठीक है। S भी स्फेरिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी x y z तीनों एक्सिस में होती है बेटा। तो जहां भी प्रोबेबिलिटी तीनों एक्सिस में होगी वहां से नोडल प्लेन पास ही नहीं होगा। तो बेटा A B और D करेक्ट हो गए, C इनकरेक्ट। आंसर देख लो बेटा, 3 करेक्ट पूछा है बेटा, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। क्वांटम नंबर की एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना एक बार एंड पे, बिल्कुल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता ही आता है फाइनल पेपर में। बेटा हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोब्यूटाइल। बेटा आइसोब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH3। बेटा ये हो गया आइसो, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटाइल, आगे Cl लगा है तो क्लोराइड, नाम हो गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक हो गया बेटा, आइसोब्यूटाइल, CH3CH3 आइसो, और टोटल 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। चल अब क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। हमें पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। बेटा टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, -13.6 इंटू Z²। बेटा बेरिलियम का Z होगा 4 अपॉन n² बेटा, और n शेल का मतलब KLMN मतलब कौन सा शेल हो गया, 4th शेल। तो बेटा यहां से टोटल एनर्जी आ गया -13.6 इंटू 2 करोगे तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो 13.6 इंटू 2 बेटा 27.2। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, पोटेंशियल पूछा है बेटा, डबल करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में ये भी पड़ा है आंसर में, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन।
बेटा लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कहा बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी। देखो बेटा बेसिक करेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी होता है। तो जितना वीक बेस होगा उसका पीकेबी उतना ज्यादा। तो बेटा एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन। तो एलिफेटिक अमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिफेटिक अमीन सबसे स्ट्रॉन्ग, तो पीकेबी सबसे कम होगा बेटा, बी का पीकेबी सबसे कम। बेटा एरोमेटिक अमीन, देखो इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है बेटा, इलेक्ट्रॉन खींच के बेसिक करेक्टर को कम कर देगा, तो सी लेस बेसिक होगा ए से बेटा, पीकेबी ज्यादा। बेटा अमाइड्स में स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, अमाइड्स में ये इलेक्ट्रॉन खींचकर बेसिक करेक्टर को कम कर देंगे। अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स, तो अगर लेस बेसिक है तो पीकेबी सबसे ज्यादा होगा बेटा, तो डी का सबसे ज्यादा, डी सी ए बी बेटा, डी सी ए बी एक ही ऑप्शन है बेटा, आंसर फोर्थ ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा, चल आगे चलते हैं। बेटा हमें बताना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन। बेटा एक HCl का है और एक एसिटिक एसिड। बेटा ऑल्दो जब ये टूटेगा इससे भी दो पार्टिकल बनेंगे और ये टूटेगा इससे भी दो पार्टिकल बनेंगे, लेकिन बेटा HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिसोसिएट होगा, इससे ज़्यादा पार्टिकल होंगे, और जितने ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। तो बेटा दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट HCl की ज़्यादा होगी, सेम दी है तो बेटा असर्शन फॉल्स हो गया। अच्छा रीजन लिखा है इम्प्योरिटीज इन वाटर डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, गलत हो गया ना बेटा, अगर इम्प्योरिटीज होंगी, अगर इम्प्योरिटीज नॉन वोलाटाइल हुई तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बेटा। चल आगे चलते हैं। बेटा हमें बताना है मोस्ट रिएक्टिव SN1। अब आप बताओ SN1 में क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटायन। तो SN1 में कौन बेटा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। तो हमने क्या किया बेटा, यहां से Cl हटाकर बेटा इनके कार्बोकेटायन बना के देख लिया बेटा, Cl हटाकर कार्बोकेटायन बना लिया बेटा हमने। अब बेटा आपको पता है कार्बोकेटायन को कौन स्टेबल करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे बेटा कार्बोकेटायन को स्टेबल। बेटा चारों ऑप्शन में दो ऑप्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, और NH2 बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोकेटायन को सबसे स्टेबल करेगा, तो SN1 सबसे फास्ट होगी। कौन सी ऑप्शन है बेटा, थर्ड ऑप्शन में। चलो आगे चलते हैं। अल्लाह बेटा प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन है, इन केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 360 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, प्रोड्यूस बेटा 287 मिलीग्राम ऑफ AgCl। हमें बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन निकालिए। देखो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकालोगे, वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो बेटा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमें दिया हुआ है 360 मिलीग्राम में, तो पहले हम वेट ऑफ Cl निकालते हैं। बेटा 1 मोल AgCl में 1 मोल Cl है बेटा। अब AgCl का बेटा मॉलिक्यूलर वेट 143.5, इतने ग्राम AgCl में बेटा 1 मोल Cl है 35.5 ग्राम Cl। बेटा 287 मिलीग्राम में निकाल लो बेटा, कैसे, 35.5 डिवाइड बाय 143.5 बेटा इंटू 287, ये बेटा मिलीग्राम में आ जाएगा। अच्छा बेटा किस में आ जाएगा, ये मिलीग्राम में। यहां से बेटा वेट ऑफ क्लोरीन आ जाएगा,
डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 करोगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आ जाएगी। तो सॉल्व करके चेक करना, आंसर बेटा सेकंड ऑप्शन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सॉल्व करके चेक करना बेटा, ये 70 के पास बनेगा। 70 डिवाइड बाय 360, हाँ बेटा 100 बाय, अगर आप रफली भी सॉल्व करोगे, हाँ 100 बाय 5, 20% के आसपास बनेगा। चल आगे चलते हैं बेटा, हमें बताना है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बेटा स्पीसीज दी है और लिस्ट 2 में नंबर ऑफ लोन पेयर दिए, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ मत करो, बिल्कुल सिंपल बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का रूल लगाते हैं। बेटा जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 होते हैं, 2 यूज हो गए, 6 बच गए, मतलब 3 लोन पेयर। तो ए विल मैच विद 4। बेटा 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे और 2 6 बॉन्ड हो गए, 8 में से 6 गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 1 लोन पेयर। बेटा बी विल मैच विद 2, 1 लोन पेयर। बेटा 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे, 6 और ये 2 8 बॉन्ड हो गए, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। ड्रॉ मत करो, टाइम बच जाएगा आपका। बेटा 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 बच गए, मतलब 2 लोन पेयर। डी विल मैच विद 3। लो बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए सिंपल केमिकल बॉन्डिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाई है मैंने। जितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए 8 में से माइनस किए, जो बचे वो लोन पेयर है। चल आगे चलते हैं बेटा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा लगेगा, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा बेटा। तो इन सब में से सबसे पास कौन होगा बेटा, 2p। 2p सबसे पहले आता है इन सब में, तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा। बेटा वो कह रहा है CH4 NH4 पॉजिटिव BH4 नेगेटिव, हमें 3 स्पीसीज दिए हैं और करेक्ट चूज करनी है। तो पहली बात तो बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो sp3 आएगी टेट्राहेड्रल। तो बेटा स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और टेट्राहेड्रल है। चल बेटा लिखा है पोटाशियम फेरोसाइनाइड व्हेन ट्रीटेड विद फेरिक क्लोराइड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। बेटा पोटाशियम फेरोसाइनाइड जो फेरिक क्लोराइड से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, Fe4 FeCN6 होल थराइस। बेटा इसमें बाहर वाला आयरन +3 स्टेट में होगा, अंदर वाला +2 में। तो कॉम्प्लेक्स ए में तो आ गया सेंट्रल एटम +2 स्टेट में। फिर बेटा कॉपर सल्फेट को हमने एक्सेस ऑफ KCN से ट्रीट किया बेटा, तो कॉपर सल्फेट को एक्सेस ऑफ KCN से ट्रीट किया तो बेटा बनेगा K3CuCN4। बेटा कॉपर कौन सी स्टेट में है, +1। तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में एक में बेटा +2 स्टेट में, एक में +1। बेटा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस है दोनों। ये फेरिक फेरोसाइनाइड तो देखो प्यूरिफिकेशन में है, फिर सॉल्ट एनालिसिस में अनायन वाले पार्ट में है, और कोऑर्डिनेशन में भी है। कितनी जगह आता है फेरिक फेरोसाइनाइड। बेटा वो कह रहा है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। तो बेटा पहले हम नाइट्राइड आयन के मोल निकालें, वेट बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। बेटा 4.2 डिवाइड बाय 14, ये आ गया 0.3 मोल नाइट्राइड आयन आ गया बेटा। अब इनटू एवोगैड्रो नंबर करोगे तो बेटा ये नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन आ जाएंगे। पर बेटा हमें प्रोटॉन निकालने हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो हम नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, प्रोटॉन्स आ जाएंगे। तो 7 इंटू 0.3 बेटा 2.1, सेकेंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलो बेटा वो कह रहा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक। बेटा बिल्कुल ठीक हो गया।
हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और बेटा कैटालिस्ट क्यों डालते हैं हम? ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए बेटा। ये भी ठीक हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए बेटा। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जितना डबल बॉन्ड स्टेबल होगा एनर्जी रिलीज उतनी कम होगी। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, चल आगे चलते हैं बेटा। लीस्ट रिएक्टिव, हमें बेटा ये ऑप्शन में ना उसने कुछ एराइल हैलाइड दिए हैं। अब देखो एराइल हैलाइड जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते एराइल हैलाइड। तो इनको रिएक्ट कराने के लिए बेटा इनमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए तो हम कौन से ग्रुप लगाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे बेटा सब न्यूक्लियोफाइल की एडिशन उतनी फास्ट होगी, तो सेकंड में तो फास्ट होगी। अब बेटा 1, 3, 4 में तो एक ही NO2 लगा है, ये कैसे देखें बेटा? ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 का -I -R, मतलब NO2 ज्यादा विड्रॉइंग होगा बेटा, NO2 ज्यादा विड्रॉइंग, तो 1 और 4 में ज्यादा फास्ट होगी बेटा। थर्ड में NO2 मेटा पे लगा है सिर्फ -I, तो थर्ड में सिर्फ -I है बेटा, इसलिए सबसे इसमें न्यूक्लियोफाइल सबसे स्लो ऐड होगा बेटा। हमें लीस्ट रिएक्टिव बताना था, विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन फास्ट, कम तो स्लो। चलो बेटा अगेन बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अनकाउंटेबल टाइम पीएमटी में आया हुआ है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर बता दो कौन सी होती है इन चारों में से? सुक्रोज बेटा, बिकॉज सुक्रोज में जो ग्लूकोज का C1 कार्बन है रिड्यूसिंग ग्रुप, और फ्रक्टोज का जो C2 कार्बन है रिड्यूसिंग ग्रुप, वो दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो कैसे रिड्यूसिंग होगा बेटा ये? चलो आगे चलते हैं बेटा। कहता है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस शार्प इंक्रीज होती है ऑन डिल्यूशन। देखो अगर आपको याद हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा बनता है, शार्प इंक्रीज। क्यों बेटा? बिकॉज पानी डालने से इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी बेटा। चलो ये तो ट्रू हो गया बेटा, हमें करेक्ट ही बताना है। फिर बेटा सेकंड कह रहे हैं अगर हम एक्वस Na सॉल्यूशन की, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो बेटा द सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बताना है, विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखो अगर हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेटा, पहली बात तो सॉल्यूशन में ये वाले आयन होंगे। अब सोडियम और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव कैथोड पे चला जाएगा, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। Cl और OH में से Cl जाएगा एनोड पे, तो बीकर में NaOH बचा, सॉल्यूशन बेसिक, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा। फिर वो कह रहा है बेटा इस एक सेल दिया है उसका EMF पॉजिटिव है, तो आपको बताना है प्रोसेस स्लो है या फास्ट। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी। स्पॉन्टेनिटी नेवर टेल्स रेट। तो बेटा सी हम कंफर्म नहीं कह सकते बेटा कि फास्ट होगा स्लो, तो सी रॉन्ग हो गया बेटा। तो बेटा हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हो गए बेटा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटोन एफिनिटी। प्रोटोन एफिनिटी का मतलब बेटा कौन जल्दी H पॉजिटिव लेगा, मतलब बेसिक करेक्टर की बात की है। अब बेटा जो कौन जल्दी H पॉजिटिव लेगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये डिपेंड करेगा उनके कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ पर। और अगर हम बेटा ये जो ऑप्शन में आपको 4 स्पीसीज दिए हैं, ये 4 स्पीसीज दिए हैं, अगर आप इनके एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर देखो तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनिया और एल्काइन में बेटा एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और बेटा एल्केन सबसे वीक होते हैं। तो इनके कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर बेटा रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसका बेस सबसे स्ट्रॉन्ग, इसका बेस सबसे वीक बेटा।
अब देख लो कौन सा आंसर है बेटा, एक ही ऑप्शन है। तो पहले मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लिया, कॉन्जुगेट बेस का बेटा उल्टा कर दिया बेटा बिल्कुल। चल बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन HNC, नाइट्रोजन नहीं पूछा बेटा, कार्बन पूछा है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लो की तरफ बना है, तो उसको तो छोड़ दो। अब बेटा बीच में 2 बॉन्ड बचे, तो कार्बन पे 2 चार्ज आएगा, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कितना चार्ज आएगा, +2। तो बेटा एक ही आंसर बचा, फर्स्ट ऑप्शन। कार्बन का पूछा बेटा ध्यान से, नाइट्रोजन नहीं पूछा। कई लोगों को आंसर याद होते हैं ना, तो जल्दीबाजी में नाइट्रोजन टिक कराते हैं बेटा, वो +3 टिक कराते हैं। हाँ बेटा चलो देखो, कहता है मैच द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव ब्लॉक। हमें बताना है ये एटॉमिक नंबर कौन से बेटा, क्या बोलते हैं, ब्लॉक के। देखो 56। अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो आपको पता है जीनॉन 54 होता है, जीनॉन पे हमारा पीरियोडिक टेबल एंड हो जाएगा नोबल गैस पे। तो नोबल गैस से जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट होंगे बेटा वो S ब्लॉक में होंगे, तो 56 S ब्लॉक में होगा। अब 114 कैसे सॉल्व करें, देखो हमारे पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट है 118, तो 117, 116, 115, 114, ग्रुप 18, 17, 16, 15, 14, 114 बेटा ग्रुप 14, ग्रुप 14 मतलब P ब्लॉक। बी किससे मैच हो गया बेटा, 1 से। बेटा 79, बेटा 79 ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आएगा बेटा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, पहला एलिमेंट 57, फिर 72 से 80, ट्रांजिशन सीरीज मतलब बेटा डी ब्लॉक। और 99 बेटा एक्टिनाइड होगा F ब्लॉक। तो बेटा A विल मैच विद 2, बेटा B विल मैच विद 1, C D ब्लॉक का हो गया, और बेटा जो D ऑप्शन है 99 वो F ब्लॉक का हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत लिखना, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। +1 +2 में बहुत कुछ आपने प्रायोरिटी में पढ़ा होगा, उसको यूज़ करना है हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मत करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली पेपर में। चल बेटा लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। बेटा गैडोलिनियम, बेटा प्रीएमटी के पेपर का 2-3 बार उसने पूछा है क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर 64 का कॉन्फ़िगरेशन बताना। देखो अब मैं 2 तरीक़ों से बताता हूँ आपको इसका आंसर। जो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है F ब्लॉक वालों का N-1D 0 to 1 NS2। तो बेटा S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में या तो 0 होते हैं या 1। बेटा D में 2, S में 2 होने चाहिए, S में 1। बेटा ये तो F ब्लॉक के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं है, F ब्लॉक के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं है। D में 0 to 1 होने चाहिए, S में 2। या चलो गैडोलिनियम, अब कैसे, देखो कैसे याद करना। देखो अब लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 से 71 तक। जितने भी लेंथेनाइड हैं उनमें 58, 64 और 71 ये 3 एलिमेंट होते हैं बेटा जिनके D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी किसी के भी D में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेटा एटॉमिक नंबर 64, बेटा D में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये एक ही एलिमेंट के पास। ठीक है बेटा, चल अब अपने बच्चे 2-3 दिनों में अपनी अच्छी रिवीजन करना, अपनी मिस्टेक्स देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।